और चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस की बात करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्य में बारिश और बर्बादी का कहर शुरू हो गया है। खराब मौसम को देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन ने आदि कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी है। डीएम रीना जोशी ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा के साथ साथ ही ऊंचे इलाकों में जाने पर पूरी तरह से रोक है। असल में भारी बारिश के दौरान ऊंचे इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए आवाजाही पर रोक लगाई गई है। फिलहाल प्रशासन ने 30 जून तक ऊंचे इलाकों में जाने पर रोक लगाई है। जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। अलर्ट आया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने आदि कैलाश यात्रा के लिए जो ILP इशू होते हैं, इनर लाइन परमिट, तो उस पर रोक लगाई है। और इसके अतिरिक्त जो हायर जो हिमालयन एरिया में जो ट्रैकर्स होते हैं उनके भी जाने पे भी रोक लगाई है। तो इसके लिए सभी SDMs को निर्देशित किया जा चुका है और साथ ही साथ जो टैक्सी यूनियन है या टूरिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व और अधिक स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इस तरह के निर्देश पास किए गए हैं कि अभी ऊंचे वाले एरिया में अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित रखें। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है। नंदानगर घाट मोटर मार्ग पर पहाड़ का आधा हिस्सा भारी बारिश के चलते टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे नंदानगर घाट को जाने वाली सड़क बाधित हो गई है। वहीं सड़क को खोलने का काम लोक निर्माण विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से लगातार लैंडस्लाइड होता जा रहा है। तो देखिए, बारिश की वजह से सबसे बुरा हाल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णुप्रयाग से लेकर हनुमान चट्टी तक जानलेवा बनी हुई नजर आ रही है। कभी भी बरसात के दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरकर सड़क पर आ सकता है। सड़क पर बहने वाले नाले लगातार उफान पर हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मुख्य मार्गों पर JCB मशीनें तैनात की गई हैं ताकि सड़क मार्ग बाधित होने पर तुरंत सड़क मार्ग खोल दिया जाए। बारिश हो रही है, जिससे कि आप अभी बद्रीनाथ में एक कंचन नाला भी कल क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद ये लामबगढ़ में भी हुआ था। नीचे ये अपना नंदप्रयाग में जो ये बाईपास है उससे भी काफ़ी परेशानी हो रही है। दूसरा केदारनाथ में काफ़ी वो बारिश से काफ़ी नुकसान हो गया, रास्ते जगह जगह टूटे हैं। टिहरी में नरेंद्रनगर रानी पोखरी रोड पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। स्लाइडिंग जोन से भारी मलबा और बोल्डर आ गए हैं, जिससे रोड बंद हो गया है। हालांकि प्रशासन की टीम ने मलबा हटाकर सड़क को खोल दिया है, लेकिन इस दौरान लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा और वो वहां पर फंसे रहे। जी सर, इसमें तो परेशानी तो है ही ना कि घंटों घंटों रास्तों में जाम लग रहा है ना। अब ये तो शासन प्रशासन को करना चाहिए कि भाई कैसे कि जनता का हित के लिए जितना पार्ट में उन्होंने किया था उसमें शिकायत पाते तो उसको उन्होंने ठीक कर दिया था। बट ये भी जो आज आपने बताया है, इसके संबंध में भी अवगत हमको हमने कराया है और साथ ही साथ में हमने ये कहा है कि इसको त्वरित रूप से कर करके हमें बताएं। तो उत्तरकाशी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे खस्ता हाल हो गया है। हाईवे पर कई जगह जल जमाव होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पहाड़ी से पत्थर भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यात्री परेशान हैं। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से संभल कर यात्रा करने की अपील की है। सड़क से संबंधित विभाग है जैसे NH, PRO, PWD, इन सबको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो मशीनरी है उसको यथास्थान रखा जाए और जैसे ही मार्ग अवरोध कहीं भी होता है तो उसको तत्काल कार्रवाई करते हुए खुलवाने का प्रयास किया जाए। पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया और गंगा का पानी घाट के प्लेटफॉर्म तक आ गया है। वहीं 28 जून को G20 के विदेशी मेहमान गंगा आरती करने आएंगे, लेकिन त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। और बागेश्वर में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। कपकोट इलाके में कई सड़कों पर मलबा आने की सूचना है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के गांव की सड़क भी पिछले 2 दिन से मलबा आने के कारण बंद पड़ी है। साथ ही श्यामादित्य मार्ग और साथ ही सुपी झूनी मार्ग भी बंद हो गया है, जिससे खोलने का कार्य जारी है।
आगे बढ़ते हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लेपुलेख रोड तवाघाट के पास विशालकाय बोल्डर्स गिरने से फिर बंद हो गई है। रोड बंद होने से सैकड़ों यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। बीआरओ फिलहाल रोड खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन बड़े बड़े बोल्डर्स गिरने से रोड जल्दी खुलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। इस बार लेपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड में एक नहीं बल्कि दर्जनों बार पहाड़ियां दरक चुकी हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ ही आदि कैलाश यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी है। तो बरसात के सीजन में पिथौरागढ़ के सड़कों में सफर करना खतरों भरा है। यहां एक दो नहीं बल्कि 44 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां कभी भी रोड हादसा हो सकता है। होकरा हादसे में 10 लोगों की मौत में सबसे बड़ी वजह खराब रोड मानी जा रही है। लेकिन पिथौरागढ़ में खराब रोड सिर्फ होकरा की ही नहीं, इसके अलावा भी दर्जनों ऐसी सड़कें हैं जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बीआरओ, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई की सड़कों में 44 डेंजर जोनों की पहचान की है। साथ ही 59 ऐसे क्षेत्रों को भी मार्क किया है जहां कभी भी बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। जो सड़कें हैं इसमें 44 स्थान ऐसे हैं जो भूस्खलन से प्रभावित या संभावित क्षेत्र हैं। इसके अलावा 59 ऐसी जगह हैं जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं जिनके चिन्हांकन इस बीच किया गया है। कुछ इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन सड़कें हैं जिनमें भी चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बॉर्डर की लाइफलाइन NH9 में 3 डेंजर जोन चिन्हित किए हैं, जबकि चीन और नेपाल को जोड़ने वाली लेपुलेख रोड में इनकी संख्या 10 है। पिथौरागढ़ धारचूला रोड में भी 4 डेंजर जोन हैं। इसके अलावा थल मुनस्यारी और मुनस्यारी जौलजीबी रोड में भी दर्जनों डेंजर पॉइंट्स ऐसे हैं जो कभी भी हादसे को न्योता दे सकते हैं। तो इसमें रोड सेफ्टी की मीटिंग में भी उनको निर्देशित किया गया है कि इनके लिए प्रपोजल बनाएं और इनमें जो भी कार्रवाई की जरूरत है उसको कार्रवाई करें। और इसके अलावा उनको ये भी निर्देश है कि कुछ पैसा हम लोग आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी दिए उनको प्रोवाइड कराएंगे ताकि उस तरह से कोई घटना दोबारा ना हो। पहाड़ की लाइफलाइन सिर्फ रोड है। इन्हीं सड़कों के जरिए जिंदगी की पटरी आगे बढ़ती है, लेकिन जब इन पर ही आवाजाही करना खतरनाक हो तो समझा जा सकता है कि लोगों को कैसी भयावह चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में हुई तेज बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने से कुछ देर के लिए रेल यातायात प्रभावित रहा। अहमदाबाद से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा रेलवे ट्रैक पर ही खड़ी रही। हादसा हरिद्वार और मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच रेल सुरंग के बीच पास हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम और रेल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद बोल्डर को रेल ट्रैक से हटाया और रेल यातायात को चालू कराया गया। तो मानसून की एंट्री होते ही उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। पहले ही दिन रविवार को 4 लोगों की मौत हो गई तो 50 से अधिक सड़कें जगह जगह मलबा आने से बाधित हो गई। उधर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि आपदा से निपटने की उसकी सभी तैयारियां पुख्ता है। किसी भी स्थिति में धन की कमी आड़े न आए, इसके लिए सभी डीएम को कुल 130 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी को अलग से 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सभी डीएम और एचओडी को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगभग 130 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दी गई है। पीडब्ल्यूडी को 30 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दी गई है अलग से, ताकि किसी प्रकार की कोई भी स्थिति से निपटने के लिए धन की कमी न आए। उसके बाद हमने सारे जिलाधिकारी एवं सारे विभाग के जो एचओडीज हैं, डायरेक्टर और ईएनसीज हैं, सबसे हमने बात किया, सबसे मीटिंग करी और उसमें एक चेकलिस्ट हमने सबको दिया है कि इन बिंदुओं पर अपनी तैयारी सुदृढ़ कर लें। और हरिद्वार के लक्सर इलाके में एक टायर फैक्ट्री में काम करते वक्त एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर की मौत से गुस्सा है परिजनों और ग्रामीणों ने फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर जबरदस्त हंगामा काटा और फैक्ट्री प्रबंधन से मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की। हंगामा कर रहे लोगों को समर्थन देने बीएमआरबी के कार्यकर्ता भी फैक्ट्री गेट पर पहुंचे। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा।
आकोड़ा गांव निवासी सुनील नाम का एक युवक टायर फैक्ट्री में लेबर का काम करता था। सोमवार को अचानक से कोयले की डांग के नीचे दब गया, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जहां पर दागी अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा को आयुष विभाग ने नई पोस्टिंग दे दी है। आयुर्वेद निदेशालय में बने विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है। मृत्युंजय मिश्रा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रह चुके हैं और रजिस्ट्रार रहते हुए घपलेबाजी के गंभीर आरोप लगे थे। विजिलेंस की जांच के बाद सजा भी हुई थी, लेकिन अब दागी अधिकारी को एक बार फिर से महत्वपूर्ण पोस्टिंग दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी ने पदाधिकारियों के साथ कांवड़ मेले की समीक्षा बैठक की। मेला नियंत्रण भवन में सीएम ने अधिकारियों के साथ मंथन कर सभी विभागीय तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मीटिंग के बाद सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ मेले में बजट को लेकर कोई भी कमी नहीं आएगी। कांवड़ मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, इसलिए हरिद्वार पहुंचने वाले सभी शिव भक्तों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए तैयारियां की गई हैं। कांवड़ मेले का आयोजन भव्य ढंग से कराया जाएगा। साथ ही शिव भक्तों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत भी होगा। मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, सबकी यात्रा अच्छी होगी। नहीं, वो सब गई है। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है। कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है, इसलिए बजट की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम आवास में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया है और इस मौके पर सीएम ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को सम्मान पेंशन दी जाएगी। इसके लिए शासनादेश भी जारी हो चुका है। लोकतंत्र सेनानियों का मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान उत्तराखंड के लोकतांत्रिक सेनानियों के योगदान की जानकारी सभी को होगी। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सबको इसकी जानकारी लग सके। कार्यक्रम में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए अभी तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, पर बागेश्वर को कांग्रेस आत्मसम्मान की लड़ाई मानती है। कांग्रेस की माने तो बागेश्वर में बीजेपी को सरकार के काम पर जवाब देना होगा, तो बीजेपी को तारीख के ऐलान का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। इस साल 26 अक्टूबर से पहले बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव को कोई चुनौती नहीं मानती, पर कांग्रेस ने चुनाव को आत्मसम्मान का सवाल बना दिया है। सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हल्द्वानी में बागेश्वर जिले के पार्टी नेताओं से मुलाकात की और पार्टी नेताओं को निर्देश दिए कि चुनाव में कोई कोर कसर बाकी न रहे। कांग्रेस का कहना है कि बागेश्वर में बीजेपी को 1.5 साल के कामकाज का हिसाब देना होगा। अंकिता भंडारी से लेकर पेपर भर्ती लीक की बात होगी, वहीं सवाल पूछा जाएगा कि मंत्री चंदन रामदास को आखिरी वक्त में इलाज के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मिला। और बागेश्वर चुनाव के प्रति कांग्रेस बिल्कुल गंभीर है और जिस तरीके से सरकार की कार्यप्रणाली है, जो 1-1.5 साल का सरकार का रिपोर्ट कार्ड रहा है, निश्चित रूप से हम उसको जनता के बीच में ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मुद्दों के साथ कांग्रेस का प्लान एक बूथ पर टीम बनाकर चुनाव जीतने का है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी को कांग्रेस के काम और प्लान में दम नहीं दिखता। बीजेपी की माने तो बागेश्वर में चुनाव से पहले का काम पार्टी करीब पूरा कर चुकी है। अब चुनाव की तारीख के ऐलान का इंतजार है। चुनाव बागेश्वर में होना है, चर्चा हल्द्वानी में कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस का काम करने की पद्धति क्या है। हम लोगों ने वहाँ के लिए कमेटी हम लोग तैयार कर दी है और बहुत जल्द हमारी जो सर्वे की टीम है वो हम लोग वहाँ भेजेंगे, कार्यकर्ताओं की टीम जाएगी। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद हुए चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस बड़े अंतर से हारी थी। तब कांग्रेस उम्मीदवार का मुकाबला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से था, पर मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सीट पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती।
विशाल के साथ देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अफसर कैसे मंत्रियों की बात हवा में उड़ा देते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण देहरादून के निरंजनपुर मंडी से आया है। फल और सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार है तो बदबू में सांस लेना भी दूभर हो गया है। वहीं मंडी में आड़तियों की दुकानों के बाहर सड़क पर भी सब्जी बेचने वालों की भीड़ से खासी दिक्कतें होती हैं। 1 साल पहले मंत्री बनने के बाद मंत्री गणेश जोशी यहां आए थे और मंडी में हालत ठीक करने, सफाई रखने और टॉयलेट बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन मंडी में कुछ भी नजर नहीं आता है। न्यूज 18 ने इस मामले में मंत्री गणेश जोशी से बातचीत भी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि गंभीर लापरवाही हुई है और अफसरों की जिम्मेदारी इसमें तय की जाएगी। अपने एमडी को यहां पर बुलाया था और जो लोकल सेक्रेटरी उनको बुलाया था और मैंने कहा कि देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है और यहाँ की मंडी एक मॉडल होना चाहिए। अगर मैं गोवा में एक मंडी को देखने गया और जब मैं उस मंडी के अंदर घुसा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं किसी मंडी में आया था, क्योंकि इतनी सफाई वहां पर थी। तो मैं इस बात का संज्ञान लूंगा, अगर जो होगा उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार नैनीताल में पानी चालू कर दिया गया है। 5 दिनों बाद अब जाकर जल संस्थान काम पूरा कर सका है। स्नोव्यू वार्ड में पानी दे दिया गया है। हालांकि पानी की टंकी भरने में 4 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद ही लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा। नैनीताल में पेयजल लाइन टूटने से 4 दिन तक पानी की सप्लाई ठप रही। 34 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग हमने करी है और करने के बाद में ये परमानेंट हो गया है। अभी यहाँ पर जैसे जैसे ये सूखता जाएगा तो ये और सही हो जाएगा। पिछले 5 दिनों से नैनीताल पानी का संकट झेलता रहा है और वो भी तब जब लगातार बारिश हो रही है। झील लबालब है। हालात ये हो रहा है कि हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बारिश से झील लबालब भरी हुई है, लेकिन सरोवर नगरी की जनता प्यासी है। प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी लोगों को घंटों इंतजार के बाद मिल रहा है। पाइपलाइन टूटने के बाद नैनीताल के अधिकांश इलाकों में ऐसा ही संकट बना हुआ है, तो पानी भरने के लिए लोग 10 दिन से लगातार 2 बजे तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बीते 5 दिनों से पानी की एक बूंद भी नल से नहीं टपकी है, तो अब लोगों में आक्रोश है और भविष्य के लिए भी ऐसा ही संकट लोगों के सामने गहराने लग गया है। पानी के लिए लाइन लगानी पड़ रही है सुबह से शाम तक। कभी तो 1 घंटे में जा रहे हैं हम लोग पानी भर के, कभी 2 घंटे में। तो मतलब इसकी जांच होनी चाहिए। आए दिन यहाँ पाइपलाइन फटते जा रहे हैं। कल परसों पाइपलाइन जैसे ठीक कराया उसके बाद से दोबारा से फट गई करके हमें फिर दोबारा यहीं आना पड़ा। कभी कभी तो 12-1 बजे तक लाइन लगे रह रही रात के। हर साल होता है, हर साल हमें लाइन टूटती है। 6-7 दिन तक 10 दिन सोते रहता है। हम मेन क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं, जब इस शहर में जीआई लाइंस थी तो आपने उसमें डक्टाइल लाइंस लगाई क्यों? जब वो यहाँ के भौगोलिक उसके हिसाब से सूट नहीं करती इस शहर को, तो आपने डीआई लाइंस की डाली क्यों यहाँ पे, जिसमें बिल्डिंग भी नहीं हो सकती? पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए 70 करोड़ खर्च कर लाइन बिछाई गई, लेकिन 2019 से शुरू हुए काम के बाद 5 बार पाइपलाइन टूट चुकी है। शहर भर में डीआई यानी कि डक्टाइल आयरन पाइप लगाने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इन पर ना तो वेल्डिंग हो पाती है, ना ही किसी केमिकल से ये जुड़ पाते हैं और भू कटाव वाले इलाकों के लिए ये समाधान के बजाय खुद ही एक समस्या है। नैनीताल में टूटी लाइन के बाद प्रशासन ने अब ठेकेदार पर केस दर्ज कर लिया है, तो हाईकोर्ट ने भी अब फटकार लगाई है। वहीं डीएम अब एडीबी की लाइनों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं कि जो बार बार पाइप क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं हो रही हैं समय समय पर, तो उसमें जो लाइन बिछ गई है वहां जल संस्थान की एनओसी के बिना उन एरियाज में कोई भी एजेंसी किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य बिना अनापत्ति के आरंभ न करे, इस तरह के दिशा निर्देश भी विभागों को भेजे जाए। बहरहाल हर साल पाइपलाइन टूट रही है, तो एडीबी अपना काम कर नैनीताल की जनता को समस्या में डालकर निकल गई, लेकिन आने वाले वक्त में इन पाइपलाइन की वजह से फिर से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10।
बागेश्वर में विकास भवन सभागार में जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक की। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। अल्मोड़ा में 30 जून से 3 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। मानसून की दस्तक देते ही बागेश्वर में बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बीते 2 दिनों में कपकोट क्षेत्र में बारिश ने खासा नुकसान किया है। पौड़ी जिला अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इलाज में लापरवाही से गुस्साए ग्रामीणों ने सरकार से अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 5 जून को होने वाले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी की जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने 13 लाख के 61 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ज्यादातर फोन खो गए थे या फिर चोरी कर लिए गए थे। मोबाइल मालिकों को उनके फोन दे दिए गए हैं। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्त पर शपथ दिलाई। अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ साइकिल रैली निकाली। करबला के पास से शुरू होकर पूरे बाजार में रैली निकालकर लोगों को नशा छोड़ने की अपील की गई। बागेश्वर में सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली पानी की शिकायतों समेत 28 शिकायतें शामिल थी। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी ने सभी विभागों के साथ एक बैठक की, जिसमें 30 सूत्रीय कार्यक्रमों पर कार्य योजना बनाई गई।